मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। कोकरोच जनता पार्टी का एहतजाज पूरे देश में लगातार जारी है। आज कोकरोच जनता पार्टी ने हैदराबाद में एहतजाज किया। हज़ारों की तादाद में नौजवान वहां पर आए, स्टूडेंट्स आए और सभी ने बैक ज़ुबान होकर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया और कहा जब तक वो रिज़ाइन नहीं देंगे हमारा एहतजाज रुकने वाला नहीं है। दिल्ली में 6 जून को सबसे पहले कोकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज किया था। उसके बाद देश के मुख्तलिफ शहरों में कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। दिल्ली के बाद दूसरा एहतजाज पुणे में होता है। 11 जून को वहाँ अभिजीत डिबके पहुँचे थे और वहाँ जाकर उन्होंने नारा लगाया और हज़ारों की तादाद में वहाँ स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे। बल्कि अब तक जितने प्रोटेस्ट और एहतजाज हुए हैं सबसे ज़्यादा भीड़ 11 जून को पुणे में देखी गई थी। उसके बाद 12 जून को लखनऊ में एहतजाज हुआ और लखनऊ में भी हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स पहुँचे। जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को लेकर पहुँचे थे और उन सब ने यही कहा था पेपर लीक हो जाना हमारे बच्चे के हक़ में सबसे बड़ा नुकसान है। हमारे बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रही है सरकार, इसलिए हम सब इस प्रोटेस्ट में इकट्ठा हुए हैं। 13 जून को पंजाब के अमृतसर में कोकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज किया और वहाँ भी हज़ारों की तादाद में नौजवान आए। उसके बाद आज संडे को हैदराबाद में एहतजाज हो रहा है कोकरोच जनता पार्टी का और हैदराबाद में भी हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आए हैं और सभी कोकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फेवर में नारे लगा रहे हैं। हैदराबाद से कुछ तस्वीरें सामने आई है, आप उसे देखिए। లేదు అంతే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఈ ప్రధాన మంత్రి కనుక ఈ స్టూడెంట్స్ తో ఈ మూమెంట్ లో కనుక ఏం మాట్లాడలేదనుకో నెక్స్ట్ టైం నా మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసరికి सोनम वांगचुक भी हैदराबाद के एहतजाज में पहुंचे और उन्होंने अवाम से खिताब किया। लोकतंत्र में नहीं है, शायद हमारे देश को या तो लोकतंत्र के हिसाब से लोगों को बोलने का हक देना चाहिए या ये घोषणा कर देनी चाहिए कि हम लोकतंत्र नहीं हैं, हम एक टोटलिटेरियन स्टेट हैं। या वो कहें नहीं कहेंगे तो फिर लोगों को आजादी दीजिए, सोचने का अधिकार, बोलने का अधिकार। कुछ बोलने पर पुलिस स्टेशन से फोन आए, आपके तहकीकात हो, ऐसा एक लोकतंत्र में नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है आज की सबसे जरूरत ये है कि हम लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को कारगर बनाएं, फंक्शनल डेमोक्रेसी बनाएं। और ऐसे ही घृणा मुक्त भारत, हेट फ्री इंडिया, आज हम एक दूसरे को घृणा मुक्त भारत, भय मुक्त भारत, जहां डर नहीं हो किसी का और जहां नफरत नहीं हो किसी से। ये नफरत के बीच में हम दूसरी दुनिया में सबसे पीछे पड़ेंगे। एक दल दूसरे दल से शायद आगे जाए, एक राज्य दूसरे राज्य से आगे जाए, मगर दुनिया के बाजार में भारत सबसे पीछे रहेगा। यही वजह है कि सिंगापुर जैसे देश आज बहुत आगे हैं। तो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने आज से कोई 50 साल पहले घृणा को पीछे धकेला। वरना आपको पता है सिंगापुर जो आज दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय में है, वो भारत के बराबर नहीं, उससे भी पिछड़ा हुआ देश था। जहां 60 के दशक में मजहबी दंगे होते थे, कम्युनल राइट्स होते थे मलयज और चाइनीज के बीच में, मगर उसके उन्होंने एक सबक सीखा और इस तरह से उसके बाद मैनेज किया कि आज किसी को याद भी नहीं है कि मैं मलय हूं या मैं तमिल हिंदू हूं या मलय मुसलमान हूं या
चाइनीज बुद्धिस्ट हूँ या क्रिश्चियन हूँ, किसी को कुछ खबर नहीं है। सबको ये खबर है कि हमारा देश सबसे महान है, विश्व गुरु बन गया है, वो सिंगापुर कहता है। और भारत चाहता है तो रास्ता घृणा मुक्त भारत है, भय मुक्त भारत है। ये मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा। अगर ऐसा करेंगे तभी हम ये सारे मुद्दे हल कर पाएंगे। वो चाहे शिक्षा का हो, बिना डर के हम बोल सकें, गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मांग सकें, उसका इस्तीफा मांग सकें, त्याग पत्र मांग सकें। कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं। कोई भी गलती हो तो कोई भी जवाब दे सरकार, संवेदनशील सरकार उसमें जवाबदेही लाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते होंगे कि मेरी सरकार संवेदनशील हो, मेरी सरकार जवाबदेह हो। तो जब इतने करोड़ों युवाओं पर असर हुआ और वो एक मांग कर रहे हैं तो उसे उन्हें पूरा कर देना चाहिए। ये मेरी आग्रह है उनसे, आग्रह है, ताकि ये और बड़ा और एक और आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन ना बन पाए। मैं अभी भी इसे एक आग्रह की तरह देखता हूं, जो बाद में एक बड़ा प्रदर्शन बन सकता है। तो जवाबदेही लानी होगी शिक्षा में और हर मंत्रालय में। तो आज मैं आप लोगों से ज्यादा ना कहते हुए यही कहने आया हूं कि हमें दूर के भारत के लिए शिक्षा और पर्यावरण, शिक्षा तो हम समझ सकते हैं, पर्यावरण भी मैं कह रहा था आप लोग बहुत समझ सकते हैं। जब हम अपने पेड़ों को काट दें, हवा साफ जो मिलती है वो खत्म कर दे, पानी पीने का साफ ना हो हमारे बच्चों के लिए, उसे हम विकास नहीं कह पाएंगे, उसे हम विनाश ही कह पाएंगे, चाहे हम जितने भी शिक्षित हों। तो ये पर्यावरण और ये बच्चों की शिक्षा अगर हम अच्छी बनाएं तो कल का भारत सच में एक उन्नत भारत होगा, एक विकसित भारत होगी, एक विश्व गुरु भारत होगी। नहीं तो ये भारत दुनिया में और पिछड़ता जाएगा। ये लॉन्ग टर्म दूरदर्शिता के नजरिए से, और भविष्य में एक कारगर फंक्शनल डेमोक्रेसी लाएं, जिसमें भारत भय मुक्त हो, जिसमें भारत घृणा मुक्त हो, हर एक को अपनी आज़ादी संविधान में जो है वो बिना किसी पूछताछ के दिया जाए। मैं आज आप लोगों के साथ इतना ही कहूंगा और लद्दाख के सभी लोगों की तरफ से आप सबका धन्यवाद कहूंगा कि आपने लद्दाख के आंदोलन को बहुत बहुत समर्थन दिया। सोनम वांगचुक के अलावा ककरोच जनता पार्टी के जो दूसरे नुमाइंदे हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो सब भी स्टेज पर नजर आए। क्या कुछ कहना है जरा सुनिए। त्याग पत्र मांग रहे हैं, कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं। कोई भी गलती हो तो कोई भी जवाब दे सरकार, संवेदनशील सरकार उसमें जवाबदेही लाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जानते होंगे कि मेरी सरकार संवेदनशील हो, मेरी सरकार जवाबदेह हो। तो जब इतने करोड़ों युवाओं पर असर हुआ और वो एक मांग कर रहे हैं तो उसे उन्हें पूरा कर देना चाहिए। ये मेरी आग्रह है ताकि ये और बड़ा और एक और आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन ना बन पाए। मैं अभी भी इसे एक आग्रह की तरह देखता हूँ, तो बाद में एक बड़ा प्रदर्शन बन सकता है। तो जवाबदेही लानी होगी शिक्षा में और हर मंत्रालय में। तो आज मैं आप लोगों से ज्यादा ना कहते हुए यही कहने आया हूँ कि हमें दूर के भारत के लिए शिक्षा और पर्यावरण, शिक्षा तो हम समझ सकते हैं, पर्यावरण कह रहा था आप लोग बहुत समझ सकते हैं। जब हम अपने पेड़ों को काटते हैं, हवा साफ जो मिलती है वो खत्म कर दे, पानी पीने का साफ ना हो हमारे बच्चों के लिए, उसे हम विकास नहीं कह पाएंगे, उसे हम विनाश ही कह पाएंगे, चाहे हम जितने भी शिक्षित हों। तो ये पर्यावरण और ये बच्चों की शिक्षा अगर हम अच्छी बनाएं तो कल का भारत सच में एक उन्नत भारत होगा, एक विकसित भारत होगी, एक विश्व गुरु भारत होगी। नहीं तो ये भारत दुनिया में और पिछड़ता जाएगा। ये लॉन्ग टर्म दूरदर्शिता के नजरिए से, और भविष्य
भविष्य में एक कारगर फंक्शनल डेमोक्रेसी लाएं, जिसमें भारत भय मुक्त हो, जिसमें भारत घृणा मुक्त हो, हर एक को अपनी आजादी संविधान में जो है वो बिना किसी पूछताछ के दिया जाए। मैं आज आप उनके साथ इतना ही कहूँगा और लद्दाख के सभी लोगों की तरफ से आप सबका धन्यवाद कहूँगा कि आपने लद्दाख के आंदोलन को हैदराबाद के बाद अगला एहतजाज हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का बेंगलौर में, और बेंगलौर में एहतजाज होने के बाद फिर 20 जून को दिल्ली में ये एहतजाज करेंगे और दिल्ली के एहतजाज के दौरान ये फाइनल मुतालबा करेंगे कि सरकार हमारी बात को मान रही है या नहीं मान रही है। अगर सरकार 20 जून तक कॉकरोच जनता पार्टी के मुतालबे को नहीं मानती है तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी हो सकता है जंतर मंतर पर मुस्तकिल धरने पर बैठ जाए। पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के एक स्पोक पर्सन विजेता दहिया का मैंने इंटरव्यू किया और अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रोटेस्ट होने के बाद हमें 13 जून को दिल्ली में ही बैठना था और कंटिन्यू प्रोटेस्ट करना था, लेकिन फिर हम लोगों ने फैसला किया कि इस तहरीक को, इस आवाज़ को पूरे देश में फैलाया जाए, तमाम शहरों में एहतजाज किया जाए। और हम लोगों ने 5 बड़े शहरों का इंतखाब किया है एहतजाज करने के लिए। चुनांचे पुणे में एहतजाज हुआ, पंजाब के अमृतसर में प्रोटेस्ट हुआ, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ, हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुआ है और अब अगला प्रोटेस्ट होने जा रहा है बेंगलुरु में। उसके बाद दिल्ली में ये तमाम लोग 20 जून को दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की इस वक्त 5 बुनियादी मांगे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुतालबा है वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, और शुरू दिन से कॉकरोच ये मांग कर रही है। उसके अलावा 5 मज़ीद मांगे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, और 5 मांगे क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीजेपी का पहला मुतालबा है अगर पर्चा लीक हो जाए, इम्तहान मनसूख हो जाए या रिज़ल्ट आने में ताख़ीर हो, देरी हो, तो हर तालिब इल्म को, हर एक स्टूडेंट को सरकार 10,000 रुपये का हर्जाना दे, मुआवजा दे। दूसरा मुतालबा है कॉकरोच जनता पार्टी का तमाम बड़े एग्ज़ाम के लिए बैकअप एग्ज़ाम मुनक़िद किया जाए और 72 घंटों के अंदर दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए। तीसरा मुतालबा है OSM के तहत होने वाले एग्ज़ाम की आंसर की को मुकम्मल तौर पर शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। चौथा मुतालबा है देरी से होने वाले एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स को उम्र की हद में रियायत दी जाए यानी एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और 5वां मुतालबा है तमाम कंप्यूटर पर मबनी एग्ज़ाम का ऑडिट एग्ज़ाम से 7 दिन पहले लाजमी और ज़रूरी करार दिया जाए। तो ये 5 बड़े मुतालबे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। और आइए अब बात करते हैं कुछ दूसरी अहम तरीन ख़बरों के बारे में। TMC यानी ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत का सिलसिला लगातार जारी है और जितने बागी MPs हैं वो सब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में कल यानी सोमवार को उन सब की मीटिंग है। सयानी घोष जिनके बागी होने की खबर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि सयानी घोष कैसे ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकती है। ये वही सयानी घोष है जिन्होंने एक नज़म गाई थी कि दिल में काबा और मदीना है। दूसरी तरफ कुछ लोग वो हैं जो इनकी मुखालफत कर रहे थे और कह रहे थे कि ममता बनर्जी की लीडर, उनकी पार्टी के नेता बंगाल को काबा की सरजमीन बनाना चाहते हैं और हम बंगाल को काबा की सरजमीन नहीं बनने देंगे। वो सयानी घोष भी आज दिल्ली पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर NIA और PTI के नुमाइंदों ने सयानी घोष से सवाल पूछा कि आपने चड्डा पर तबसरा किया था और कहा था मैं चड्डा नहीं हूँ जो चड्डी बन जाऊँ, या मैं सयानी घोष हूँ तो वही रहूँगी, मैं उसूलों पर चलने वाली हूँ, दीदी का साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। आपने कैसे बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, या कम से कम आपने ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ दिया, किस प्रेशर में आपने किया? और सयानी घोष ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। चलते चलते अपनी गाड़ी में बैठते हुए सयानी घोष ने सिर्फ इतना कहा मैं अपनी जनता को जवाब दूंगी, उसके अलावा किसी को आपको मैं जवाब देने वाली नहीं हूँ। सयानी घोष फिल्मी दुनिया से आई है, बोल सीन करती थी और जादवपुर लोकसभा सीट से ममता बनर्जी ने उनको साल 2024 में टिकट दिया। वो चुनाव जीत गई और फिर पार्टी का सबसे बड़ा वो चेहरा बन गई। पिछले दिनों महुआ मोइत्रा ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया और अपने इंटरव्यू के दौरान महुआ मोइत्रा ने ये कहा था दूसरों के जाने का हमें उतना अफसोस नहीं है, लेकिन सयानी घोष कैसे चली गई इसका हमें अफसोस है। वो मेरे लिए बहन जैसी थी, मेरी बेटी जैसी थी, उसने भी हमें धोखा दे दिया। उधर TMC ने, ममता बनर्जी ने सयानी घोष को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। सयानी घोष
यूथ की चीफ थी, उस ओहदे से भी सयोनी घोष को हटा दिया गया है। उसके अलावा और कई बड़े नेताओं ने, यानी तकरीबन टीएमसी के लोकसभा के 19 एमपीज हैं जिन्होंने बगावत की है, और वो सब कल दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे, बीजेपी के लीडर से मिलेंगे। पहले ही उन्होंने अपना लेटर सौंप दिया है और कल ये लोग फैसला करेंगे कि क्या ये सब बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या फिर टीएमसी पर ही कब्जा का दावा करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में और सुप्रीम कोर्ट में मामला को लेकर जाएंगे। तो कल का दिन टीएमसी के लिए बहुत अहम है और पूरे देश की नज़र रहेगी कि टीएमसी का फ्यूचर क्या होगा। क्या जिस तरह शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ दिया गया और जिनका पार्टी में कोई रोल नहीं था उन्हीं लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया, वही टीएमसी के साथ होगा या कुछ और होगा। राज्यसभा के भी कई एमपीज ने टीएमसी से रिजाइन कर दिया है और अब वो या तो बीजेपी से राज्यसभा पहुंचेंगे या फिर लोकसभा का चुनाव लड़कर राज्यसभा जाएंगे। लेकिन इस तरह करके बीजेपी ने राज्यसभा में भी अपने नंबर को बढ़ा दिया है और अपोजिशन के नंबर को कम कर दिया है। सागरिका घोष टीएमसी के राज्यसभा एमपी है, उन्होंने इस पूरे मामले पर आज एक वीडियो जारी की है। सुनिए क्या कहना है सागरिका घोष का। कितनी शर्म की बात है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चिन्ह के नीचे, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन ममता बनर्जी का चेहरा पोस्टर में लगा करके, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैनर के नीचे चुनाव जीत कर आए हैं, अब वही नेता, जब पार्टी हार गई है, अब वही नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लीडर को छोड़कर जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। कहाँ गए आपके वसूल, आपके सिद्धांत, आपकी विचारधारा? आप प्रचार में लगातार बीजेपी को कोसते गए, बीजेपी की निंदा की, अब आप जाकर के वही बीजेपी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं सत्ता के लोभ में। और बीजेपी जो कहती रही कि ये पार्टी विद अ डिफरेंस है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, अब बीजेपी साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है, धन को इस्तेमाल करके, डरा के, धमका के पार्टीज़ को तोड़ रही है और असभ्य तरीके की राजनीति कर रही है। और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, आप में से कई हैं जो 2, 3, 4 बार सांसद बन चुके हैं, आपकी क्या मजबूरी थी कि इस तरह से आप सब कुछ खो करके आप जा करके बीजेपी के सामने घुटने टेक रहे हैं? आपके जो सिद्धांत, आपके वसूल, आपकी विचारधारा, ये तो सब खोखले निकले। आप क्या है? आप कुछ भी सिद्धांत नहीं, विचारधारा नहीं, वसूल नहीं। आप सिर्फ जाकर के वही पार्टी के सामने आप हाथ जोड़ रहे हैं जो आपकी जिसके विरोध में आपने चुनाव लड़ा था। तो आप जानते हैं कि बंगाल में जो 2026 के जो चुनाव है, ये ना तो स्वतंत्र चुनाव थे, ना तो निष्पक्ष चुनाव थे। बीजेपी ने गलत तरीके से जीत हासिल की है। ये जो नतीजा निकला है, ये गलत तरीके से निकला है। तभी भी आप इस समय, इस कठिन समय, इस मुश्किल परिस्थिति में आप लीडर को छोड़ के, पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। आपके विचारधारा, आपके सिद्धांत, आपके वसूल खोखले हैं। ये आप भूलिए मत कि पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक सब जानती है और यही पब्लिक एक ना एक दिन आपको सबक सिखाएगी। और आइए बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में। आयुष मलिक को आप जानते हैं, आयुष मलिक ने इस्लाम कबूल कर लिया और लगातार आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली पर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस्लाम को छोड़ दे, हिंदू धर्म में वापस आ जाए। लेकिन आयुष मलिक कह रहे हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, उनकी शख्सियत को आइडियल मानकर इस्लाम कबूल किया है, मैं हिंदू धर्म में वापस आने वाला नहीं हूँ। उधर आयुष मलिक को दोबारा हिंदू धर्म में लाने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है, उनके करीबी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब खबर आई है कि शामली से तौफीक कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तौफीक कुरैशी को मीडिया रिपोर्ट में चांदनी कुरैशी का भाई बताया जा रहा है। इसके अलावा उसको समाजवादी पार्टी का नेता भी बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है जिसमें तौफीक कुरैशी का नाम है, उसकी तस्वीर लगी हुई है और इकरा हसन की भी तस्वीर लगी हुई है। और इसी को देख कर ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि
तौफीक कुरैशी समाजवादी पार्टी का लीडर है और चांदनी कुरैशी का भाई है। प्रशासन की तरफ से इसका नाम भी शामिल किया गया है कि इसने भी आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया था, जबकि आयुष मलिक का साफ कहना है उसने किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया। एक और अहम खबर है और उस खबर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के चुनाव से है। साल 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा इलेक्शन होगा, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी का आगाज़ कर दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी आज उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, यहां वो एक सभा को खिताब करेंगे। बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी की एक रैली है और वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए, उसके बाद बहराइच जा रहे हैं। उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश में 200 असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और उनमें से 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। इस वीडियो में इतना ही। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। इस वीडियो को देखिए कैसे आपको मेंबरशिप लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।